Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind Sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of Indian economic development, that is agriculture sector reforms. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि क्या क्या गोल्स सेट कर रखे थे हमने 5 ईयर प्लानिंग के दौरान कि आगे आने वाले टाइम पीरियड पर हम इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं। जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये हम इंडियन इकोनॉमी बता रहे हैं 1950 से लेकर 1990 के दौरान में हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी होती थी, उसको इस वाले टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो दो प्रकार से था। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तो हमारी इकोनॉमी थी बैकवर्ड इकोनॉमी। एक क्या थी हमारी इकोनॉमी? बैकवर्ड इकोनॉमी थी। और बैकवर्ड के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी थी दैट इज़ अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बैकवर्ड तो थी लेकिन बैकवर्ड के साथ साथ क्या थी हमारी इकोनॉमी? स्टैग्नेंट भी था। स्टैग्नेंट और बैकवर्ड में पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि किसको हम बैकवर्ड बोलेंगे और किसको हम स्टैग्नेंट बोलते हैं। बैकवर्ड कब बोलेंगे? जब हमारे यहाँ लो लेवल ऑफ आउटपुट था, मतलब प्रोडक्शन भी कम होता था और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती थी। इसीलिए हमारी इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी के नाम से जाना हुआ जाता था। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। दूसरा कारण ये था हमारे यहाँ लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट थे। ब्रिटिशर कभी चाहते नहीं थे कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी कोई पैसा लगा दिया जाए। वो तो ये था कि बस काम चल रहा है, उनका जितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो बस। तो क्या हुआ? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कम इन्वेस्टमेंट करोगे, कम क्वालिटी के बीज वगैरह लाओगे, ख़राब क्वालिटी के फर्टिलाइज़र वगैरह डालोगे तो प्रोडक्शन भी हमारा उसी हिसाब से होता था। तीसरा, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि हमारे यहाँ जो लैंड की जो साइज़ थी दैट इज ए स्मॉल एंड स्कर्टेड होल्डिंग वगैरह थे। मतलब जो ज़मीन के साइज़ थे एक तो वो छोटे छोटे थे, प्लस जो ज़मीन के साइज़ के साथ साथ वो ज़मीन क्या थे? बिखरे बिखरे वगैरह से थे। बिखरे बिखरे मतलब किसी की एक जगह है तो दूसरी जो ज़मीन है वो थोड़ा दूर में है, तीसरी ज़मीन जो है वो और दूर में है। तो क्या वो छोटे भी थे प्लस बिखर भी रखे थे। दैट इज ए स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। फोर्थ जो कारण था दैट इज ए सब्सटेंस आउटलुक। दैट इज अ सब्सटेंस आउटलुक। सब्सटेंस आउटलुक का मतलब जो हम खेती बाड़ी करते थे वो हमारा मेन मतलब था कि अपने लिए हो जाए, ना कि हम प्रॉफिट के लिए कभी जाते थे। हमने प्रॉफिट के बारे में सोचा ही नहीं। हो गया अपने मतलब खाने पीने तक के लिए हो जाना चाहिए, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। इसलिए हमारी इकोनॉमी कैसे रह गई है? सब्सटेंस आउटलुक बैकवर्ड रह गई, पिछड़ी हुई रह गई है। अब दूसरा जो आता है दैट इज ए स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी इकोनॉमी जो बढ़ता तो है लेकिन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी रुकी हुई इकोनॉमी। रुकी हुई इकोनॉमी में क्या था? जो बढ़ते रहे थे लेकिन नहीं बढ़ पा रहे थे। दैट इज ए एक्सप्लोटेटिव। दैट इज ए एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हमारे यहाँ जो ज़मीनों से जो टैक्स लेने का जो पैटर्न भी था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। यानी जो टैक्स थी वो भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में हमसे टैक्स वगैरह लिया जाता था। अब जो ज़मींदारी सिस्टम थी, जो रैयतवाड़ी सिस्टम थी, जो महलवाड़ी सिस्टम थी, उसमें आदमी इतना पिस जाता था कि वो बेनिफिट्स के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता था। दूसरा, हमारे रुका हुआ क्यों था? क्योंकि इन्होंने हमें फोर्स्ड कर रखा था। ब्रिटिशर ने हमें किस चीज़ के लिए फोर्स किया? दैट इज अ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हुआ उस प्रकार की खेती करो जो बेचने के काम भी आ सके, खाने पीने के काम से उन्हें कोई मतलब नहीं था। मतलब आप प्रोडक्शन करो, इंडिगो की करो, कॉटन की करो, जूट वगैरह की करो, ताकि ये रबर वगैरह की करो, टेक्सटाइल। ब्रिटेन को इन चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो क्या होते नॉर्मली इंसान से या फार्मर से खरीद देते थे और ले जा लेते थे, यानी कॉमर्शियलाइजेशन। अब जो आप
प्रोडक्शन करोगे उनका व्यापारीकरण करना पड़ेगा, उनको ट्रेड के पर्पज से ऐसा करो कि उनका ट्रेडिंग के पर्पज से भी आ जाए। तीसरा क्या था, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। जो जमीन पर असली मालिक है यानी दैट इज कॉल्ड ओनर ऑफ द सॉइल, और जो जमीन पर काम करने वाला है दैट इज ए टिलर ऑफ द सॉइल। पता ही नहीं है किसकी ज़मीन पे कौन काम कर रहा है, ज़मीन किसी की और है और काम उस पर खेती और बंदा कर दे रहा है। तो इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह हो जा रही थी, इसीलिए हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ रह गया था। तो स्टैग्नेंट का मतलब बढ़ तो रहे थे लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ों की दिक्कतें आ गई थी। अब यहाँ से टॉपिक ये आता है कि ये सब समस्या हो गई, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम क्या करेंगे इनके लिए, हमने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या किया। मेन बात यहाँ पर से शुरू हो जाती है। तो हमने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत सारे क्या लेके आए, सुधार वगैरह लेके आए। उसी सुधार में पहला जो सुधार है दैट इज ए लैंड रिफॉर्म्स, दैट इज ए लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को हम बोल सकते हैं भूमि सुधार। अब हम इंडिपेंडेंस हो गए, अब तो आप ढंग से करो। तो हमने एग्रीकल्चर तो सुधारना था ही, लेकिन एग्रीकल्चर को सुधारने से उससे भी पहले हमारा जो जरूरी था दैट इज ए लैंड रिफॉर्म, जमीन को सुधारना जरूरी था। तो दैट इज ए लैंड रिफॉर्म एंड समटाइम्स दैट इज कॉल्ड अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दैट इज अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है कि इंस्टीट्यूशन में कौन से रिफॉर्म्स हुए थे या भूमि सुधार कौन सा वाला किया था, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। तो पहला इसमें हमने क्या किया, जो ब्रिटिशर से पार हुए तो हमने सबसे पहले क्या किया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज का मतलब हो गया, सिंपल रफ भाषा में बोल सकें, जो बीच में इनके बीच में जो दलाल वगैरह रहते थे, ब्रिटिशर और किसान के बीच में जो दलाल वगैरह रहते थे, इनको हमने सबसे पहले ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने कुछ और रेट मांगा हुआ है और ये हमसे कुछ और ले जा दे रहे। तो जो ये इंटरमीडिएटरीज था ये थे कौन, जो इंटरमीडिएटरीज था ये कौन था, जो स्टेट और एक्चुअल टीलर, जो जमीन पर खेती करने वाला बंदा है और जो ब्रिटिश सर के अंदर का वाला जो बंदा है, इन दोनों के बीच में एक बंदा हुआ करता था जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते थे, जमींदार, जिसे बोलते थे जमींदार। तो जमींदार को यहाँ पर अब ख़त्म करने की बात शुरू कर दी गई। 1773 में ये जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम आ गया था। इनको धीरे धीरे करके ख़त्म करने की बात यहाँ पर किया गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब इन इंटरमीडिएटरीज को कैसे करके ख़त्म किया जाए, इनकी कौन ख़त्म करेगा? तो जो इनको ख़त्म करने की पावर है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के पास पावर है। अब सरकार तो एकदम से अचानक तो ख़त्म तो नहीं कर सकती, तो इनको ये बोला गया कि आप ज़्यादा शोषण नहीं करोगे, स्टॉप एक्सप्लोटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। जो ये कल्टीवेटर्स थे उनका एक्सप्लोटेशन को आपने कम करना है और उनको बढ़ावा देने के लिए आपने उन पर पैसा लगाना है ताकि वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल आपका काम कर सके। तो दैट इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इन्होंने वैल्यू कुछ और बोला, ब्रिटिशर ने कुछ और दाम मांग रखा है, ये लोग अपना कमीशन खाते हैं, कुछ और दाम बना दिया और नॉर्मल किसान के पास कुछ और दाम पहुंच जाता था। इसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात बोली हुई है, दैट इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। सेकंड, हमने भूमि पर क्या सुधार कर रखा है, दैट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मतलब क्या था, जो अमीर बंदे थे उनके पास क्या था, ज़मीनें बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो लोगों से काम वगैरह इस पर करवा रहे थे। तो समाज में इक्वलिटी बनाने के लिए, समाज में इक्वलिटी बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स्ड साइज कर दिया, फिक्स्ड नंबर ऑफ लैंड। भैया एक बंदा इतना ही जमीन रख सकता है, इससे ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता, दैट इज ए सीलिंग ऑफ लैंड। और जो ज़मीन थी वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने की यहाँ पर बात किया गया है। यानी फिक्स नंबर ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड, मतलब एक जो नॉर्मल बंदा है, जो ज़मींदार है चाहे किसान है, वो इतना ही ज़मीन रख सकता है एक के पास इंडिविजुअल। ऐसा ना हो कि बहुत सारी ज़मीन उसने अपने पास रख दी तो वो अपने हिसाब से ऐसा काम कर देगा। सरकार ने क्या किया, उन लोगों को इसके बदले में पैसा दिया। तो गवर्नमेंट क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्या, इन जो ज़मीनें थी जिसके पास ज़्यादा थी भैया उसको पैसे वगैरह दे दिए और उनसे ज़मीनें क्या कर दी, ले लिया। रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्मॉल होल्डर्स, जो छोटे मोटे ज़मींदार वगैरह थे, जो छोटे मोटे किसान थे, उनको भी अब ज़मीनें दे दी है बड़े से लेकर। अब बड़े से कैसे लिया, उनको पैसा दिया। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ, जो ये काम करेगी ये कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी। बार बार इसी पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ऐसे कोई किसी की ज़मीन अपना मर्जी से नहीं ले सकती है। थर्ड, दैट इज ए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब जो हुआ, जो हमारी लैंड फ्रेगमेंटेशन थी, जो हमारी ज़मीनें क्या थी, बिखरी थी, उन सबको एक कंसोलिडेटेड कर दिया। रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, आप इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज मान लो ये ब्रिटिशर के टाइम के दौरान की एक ओवरऑल हमारा खेत है। तो ये 3 बंदे का मैं एग्जांपल ले रहा, जैसे ये ए बंदे की खेती है, ये भी ए का है, ये भी ए के, ये ज़मीन बी की हो गई, ये सी की हो गई, ये डी की हो गई, ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, सी की हो गई, ये बी का हो गया, सी का हो गया, ये डी के ज़मीन हो गया। तो इससे क्या हुआ, खेती करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब सरकार ने इसको चेंज करके क्या कर दिया कि ज़मीन यही है, यानी सेम पैटर्न है, 4 हैं और ये 3 है। तो ये क्या क्या, ये ए वाले को दे दे, 1 2 3 4 ज़मीन थी ना, ये पूरे ज़मीन ए वाले कैटेगरी को दे दिया। तो जो ये ए कैटेगरी वाला है, ये तसल्ली से इस पर खेती बाड़ी अब कर सकता है। दूसरी जो ज़मीन थी बी की थी, 1 2 3 ज़मीन थी, तो ये तीनों किसको दे दिया, बी वाले को दे दिया। तो ये भी अब अपने हिसाब से खेती बाड़ी कर सकता है। ये 3 ज़मीन थी, ये सी वाले को दे दिया, और 2 ज़मीनें थी डी वाले को। इससे क्या हुआ, ये तसल्ली से खेती बाड़ी कर सका किसान। क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन इससे रिड्यूस हुआ। क्या हुआ, इससे रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब था जो ज़मीनें बिखर रखी थी वो अब बिखराव भी क्या हो गया, कम हो गया है सरकार के इंटरफेयर करने के बाद। अब वो तसल्ली से खेतीबाड़ी कर सकते थे। उनको जो ज़मीन की साइज़ थी वो अब बड़े ज़मीन मिल गए, जो स्कैटर ज़मीन थे, बिखरे थे, उनको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज ए कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये सरकार की कोशिशें थी कि कैसे करके इन खेतीबाड़ी या इन किसानों को और अच्छे तरीके से खेतीबाड़ी कराया जा सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब हुआ कि अब लोगों को ये बोला कि आप मिल बांट के काम करो, प्रमोशन करो, आप ऐसा काम करो कि अब आपके पास बार्गेनिंग पावर आ सके, आपके पास क्या आ सके, बार्गेनिंग पावर वगैरह आ सके। कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल इसका बताता हूँ। सपोज़ मान लो कोई एक गांव है, इस गांव में क्या है, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सब के सब इसमें राइस का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये भी राइस का, ये भी राइस का, ये भी राइस का, ये भी राइस के, ये भी राइस के, ये भी राइस के, ये भी राइस के, ये भी राइस, ये भी राइस, ये भी राइस, ये भी राइस, ये। अब जो खरीदने वाला आएगा, इस वाले को उसने बोला कैसे करके दे रहे हो, बोला 20 रुपये किलो। इस वाले ने कितना बोला,
15 रुपये किलो, इस वाले ने कितना बोला 25 रुपये किलो। तो 20, 15, 25, जो किसान आए वो नॉर्मल बंदा होगा वो तो 15 वाला खरीदेगा, दोनों के दोनों को घाटा आ जाएगा। इसी चीज़ को कम करने के लिए सरकार ने क्या हुआ, कोऑपरेटिव सब लोगों को बोला कि भैया ठीक है, आप इस बार जो ये वाले लोग हैं ना, ये आप फसल करो, ये राइस के प्रोडक्शन करेंगे, ये वाले वीट के प्रोडक्शन करेंगे, ये वाले मेज के प्रोडक्शन करेंगे, ये किसी और चीज़ के। तो मतलब अब 3 ही दुकानदार हो गए, 3 ही किसान हो गए जो सेम टाइप्स के क्या क्रॉप्स को बेच रहे हैं। तो अब इनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो गया। अब ये क्या होता है, अपने हिसाब से प्राइस को सेट कर सकते हैं। प्राइस सेट अकॉर्डिंगली, प्राइस सेट अकॉर्डिंगली मतलब प्राइस अपने हिसाब से वो सेट कर सकते थे कि इनके पास बार्गेनिंग पावर हो गया। अब ये ज़्यादा दाम पे भी बेच सकते थे और कम दाम पर भी बेच सकते हैं। इससे क्या हो गया, हमारे पास फ़ायदा हो गया और किसानों के पास भी ज़मीनें आ गई हैं। तो ये सुधार किया गया हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो ये हमारे क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म, वो भी हमने क्या सुधार किया, इंडिपेंडेंस किया, ज़मींदारों को हटाया गया, हमारी जो ज़मीन की साइज थी उनको बढ़ा दिया गया है, जो ज़मीनें बिखरी बिखरी थी उनको भी कम कर दिया गया और कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर्स कीजिएगा और बच्चों को भी, ताकि आपके जो पेपर में आएंगे या इन फ्यूचर कभी आएगा तो आप इसके आंसर दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।